हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, एडुटेरिया की एक नई पुस्तक जो कि सामान्य अध्ययन की पुस्तक है वह मार्केट में आ चुकी है, जिसको वस्तुनिष्ठ रूप में प्रदान किया गया है और यह 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको प्रदान किया गया है, जो आने वाले बीपीएससी एवं बिहार एसएससी सीजीएल या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो यदि आपने इस पुस्तक को अभी तक नहीं खरीदा है तो मार्केट से इसे खरीद कर अवश्य पढ़ें। इससे आपको और अधिक और या बहुत अधिक इसका आपको लाभ मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम आप अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट 2 हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 इसमें जो प्रदान किया गया मूल अधिकार है वह केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यह बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यह भी गलत है। अगला है, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। यह तीनों का तीनों कथन जो है वह गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है वह अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, कोई भी व्यक्ति जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का पात्र कब होगा? जब वह, इसमें 2 कथन दिया गया। पहला कथन है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। यह बिल्कुल सही है। एवं इसकी आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष हो। यह गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात घोषणा के अनुमोदन कराने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने महीने के भीतर होनी चाहिए? तो इसका जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 महीने के भीतर उसका अनुमोदन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है वह लोकसभा में अविश्वास जो प्रस्ताव था वह 1963 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में लाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रबंधन के लिए जो है वह अनुच्छेद 37 में इसका उपबंध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चेलैया समिति का जो गठन है वह वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोक उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो कोक उत्पादन एवं चमड़ा उत्पादन से जो क्रांति है उसको हम लोग भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है उसे किस प्रकार से जाना जाता है? उसको जो है हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? हॉट मनी के रूप में जाना जाता है, जो कि विदेश से आसानी से तो आता है लेकिन वो आसानी से चला भी जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदन करता है। तो गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य कौन अनुमोदन करता है? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है इसका अनुमोदन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में जो है वह सरकारी पदों का त्याग यह शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार यह भी शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार यह भी शामिल था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी यह शामिल नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति जो है वह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था और इसका शुरुआत जो है वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। साबरमती से शुरू हुआ था। साबरमती से कहाँ से? साबरमती से शुरू हुआ था और इसकी समाप्ति कहाँ हुई थी? गुजरात के दांडी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही है। कुछ घटना दिया गया है और उसका कुछ कालक्रम दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है चौरा चौरी घटना जो है। तो चौरा चौरी घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यह बिल्कुल सही है। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। और पूना समझौता जो है वह 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, यह भी सही है। जबकि ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 23 मार्च 1942 को हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो आज़ाद हिंद फौज अस्थायी सरकार का गठन जो है वो 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1829 ईस्वी में किया गया था और किस नियम से? तो 17वें नियम के द्वारा किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है वह एल्गिन प्रथम को जाता है। किसको? एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन को कुचला था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वह त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों जो है वो शामिल थे, जबकि पल्लव इसमें शामिल नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो शवों का जो सिर होता था उसको उत्तर दिशा में रखा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में किस संगति में हुआ था? तो चतुर्थ संगति में हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर के कुंडलग्राम में किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुंडलग्राम में किया गया था। किसके समय में किया गया था? तो कनिष्क के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है वह रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वो मौखलीपुत्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मौखलीपुत्र के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्थापत्य का स्वर्णिम काल जो है वह शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुहतविस कौन था? तो मुगल काल में जो मुहतविस पद होता था वह जो है एक आचरण अधिकारी होता था। कैसा अधिकारी होता था? आचरण अधिकारी होता था। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान अर्ज जो है वह सैन्य विभाग से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन और दशवंत जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि नहीं, दरबारी चित्रकार थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुछ परमाणु गृह दिया गया है और कुछ राज्य दिया गया है, जिसको हमको क्या करना है? इसमें मैच बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका आइए हम लोग देखते हैं। पहला है नरौरा। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। काकरापारा जो है वह गुजरात में है, यह भी बिल्कुल सही है। और तारापुर महाराष्ट्र में है, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन बी जो है यह एकदम गलत है। कुडनकुलम जो है वह कर्नाटक में नहीं जबकि तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। और 49वीं जो है वह यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में जो है वह 49 डिग्री स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है वो हिंडनबर्ग, कौन सा है? हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अगला प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का जो है वो गुण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है। तो वैसे ईंधन जो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है वह अच्छे ईंधन का गुण नहीं होता है, उसको हम लोग अच्छा ईंधन नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में जो है इसका कौन सा गुण सही नहीं आता? आइए देखते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, यह बिल्कुल गलत है। जबकि यह एक कृत्रिम बहुलक होता है और इसमें लोचदार गुण होता है, सही है। यह एक बहुलक नहीं है, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ दिया गया। इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही है, इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें जो है लोचदार गुण होता है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है एक प्राकृतिक बहुलक होता है और इसमें लोचदार गुण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है वह भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से जो है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। इसमें हमको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, बंदीपुर यह कर्नाटक में स्थित है और सिमलीपाल यह उड़ीसा में स्थित है। जबकि ऑप्शन बी जो है यह गलत है, इसका गुजरात नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो शीत महासागरीय जलधारा कौन सा नहीं है? तो अग्लुहास जो है वो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। जबकि वेनेजुएला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो है वह शीत महासागरीय जलधारा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर को किस लिए जाना जाता है? तो यह जो है वो भूकंपीय क्षेत्र है और यह ज्वालामुखीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो गिब्सन मरुस्थल है वह अफ्रीका में नहीं है, जबकि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि आटाकामा चिली में है, सही है। थार जो है भारत में, ये भी सही है। और तकला मकान चीन में है, ये भी सही है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए जो बेरोजगार होता है यह जो है वो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित सामर्थ्य मूल्य के बारे में हम लोगों को इस कथन में विचार करना है। पहला कथन है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है।
यह बिल्कुल सही है। अगला है न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक और इसका सही आंसर दोनों का ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक हैं। तो प्रमुख दर्शन में जो योग दर्शन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल हैं। और चरवाक दर्शन के कौन है? तो चरवाक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कणाद हैं। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो बदरायन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ संप्रदाय दिया गया है और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो देखते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? तो संजय वेठलीपुत्र थे। और भौतिकवादी संप्रदाय के कौन थे? तो पाकुद कश्यप थे। और घोर अक्रियावादी के कौन थे? तो पूरन कश्यप थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेट नंबर 3। कौन सा? सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह बिल्कुल गलत है, जबकि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। यह बिल्कुल सही है। देशी रियासतों को की विदेशी नीति जो होती थी वह कंपनी के अधीन हो जाती थी। यह भी सही है। और कंपनी की सेना का खर्च जो है रियासत उठाएगी। यह बिल्कुल सही है। तो संधि सहायक संधि की विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह जो था कि कोई भी रियासत जो है अगर वह सहायक संधि करता है तो उसको अपने रियासत में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था और उसका जो है जो विदेश नीति होता था वह कंपनी के अधीन जो हो जाता था। किसी भी रियासत का जो विदेश नीति होता था किसका अधीन हो जाता था? कंपनी का अधीन हो जाता था। और जिस रियासत में ब्रिटिश रेजिमेंट रखा जाता था उस सेना का जो खर्चा था वह कौन उठाता था? वो रियासत ही उठाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो भरत मिहिर जो है वो समाचार पत्र पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित एवं संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है वह मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या प्रथा जो है वह बंगाल प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक थी। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है वह मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो है वो नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र है। यह बिल्कुल गलत है, जबकि इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है। यह भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट कौन सा है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट है वह प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होता है? तो जल चक्र जो होता है उसमें जो है जल चक्र को पूरा करने में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका जो अनुमति वो दिए थे वो वैशाली में दिए थे। कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत का जो है वह मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है।
इस दिन जो है वह पृथ्वी सूर्य से दूरी बहुत न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जिस दिन सबसे न्यूनतम होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। और यह कब होता है? यह 3 जनवरी को होता है। और एक अपसौर की घटना होता है जिसमें पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो है वह दूरी सर्वाधिक होती है और यह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो जो एल तरंगें होती हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हमको सुमेलित बताना है। रेड क्लिफ जो है भारत और चीन के बीच है। यह जो है वह बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। दुरंड रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, यह भी गलत है। मैग्नेट रेखा जो है वो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है, यह बिल्कुल सही है। हिंडनबर्ग जो है फ्रांस एवं बेल्जियम के बीच है, यह भी बिल्कुल गलत है। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार की गठन का घोषणा जो है वो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए कथन को देखते हैं। पहला कथन है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त होता है। यह बिल्कुल सही है। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य से संबंधित कानून बनाने के अधिकार किसको हो जाता है? तो संसद को हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यह क्या है? गलत है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो वित्त आयोग के संबंध में हमको विचार करना है। तो आइए, इसका 3 कथन दिया गया है। तीनों कथनों को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। अगला है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। और तीसरा है, इसकी पुनर्युक्ति नहीं होती है। इसमें हमको गलत चुनना है। तो पहला कथन एवं तीसरा कथन इसका गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और जबकि इसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, यह सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो आरबीआई के मौद्रिक नीति का जो है वो मात्रात्मक उपकरण कौन सा है? तो वैधानिक तरल अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया, यह तीनों क्या है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो FRBM अधिनियम से कौन संबंधित है? तो NKC समिति जो इससे संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा संस्था न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कौन सी संस्था करता है? तो ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है इसका सिफारिश करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो यह भूमि कर विभाग से संबंधित होता था। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये PDF उल्टा हो गया है, इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रोटीन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो यह जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होता है। किसमें? ग्रेना में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, हेलोफाइटस होता है। तो हेलोफाइटस जो होता है वह वे पौधे होते हैं जो लौड़ीय वाली मिट्टी में लौड़ों वाली मिट्टी में क्या होता है? उगती हैं। तो वैसे पौधे जो लौड़ीय मिट्टी में उगती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइटस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 3 और 4, 1, 3 एवं 4, यानी PCR, CD4 और एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, AB जो रुधिर वर्ग होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? तो DPT में है कौन सा एक नहीं है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, पीलिया जो है, पीलिया के लिए DPT नहीं दिया जाता है, जबकि डिप्थीरिया, टेटनस एवं पार्टूसिस के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर हो, इसके आवेश कितने बराबर होते हैं? किसके बराबर होते हैं? बोल रहा है कि यदि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है तो इसके आवेश किसके बराबर होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गतिकीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो न्यूटन का जो द्वितीय गतिकीय नियम है इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो इनका अगर प्रतिरोधकता ताप बढ़ाते हैं तो अगर ताप बढ़ता है तो इनका प्रतिरोधकता क्या होता है? वो बढ़ जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलेनियम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन जो है वह कार्बन के नैनो प्रतिरूप होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है वह 14 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसको हमको सुमेलित करना है, कौन कहाँ पे है? इसका सही, आइए इसको हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में है। दूसरा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, यह जो है वह पणजी में स्थित है। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह दिल्ली में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध जो है वैष्णव धर्म से है। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, एकमात्र भारतीय कौन है जिनको जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वे हैं वेंकटरमन रामाकृष्णन। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी
स्वरूप बनी वो किस राज्य की रहने वाली हैं? वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो वो बिहार की रहने वाली हैं। कौन कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार की रहने वाली हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जिसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला है ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? होत्री के नाम से जाना जाता है। होत्री के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वह गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो तीसरे मंडल में किया गया है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह किसको समर्पित है? तो सोम देवता के लिए उल्लेखित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में जो है गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में कुछ जानते हैं। यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अधर्व्यू कहा बोला जाता है। और यजुर्वेद में जो है वह यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। यज्ञों के लिए नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद में ही बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगला है सामवेद। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री के नाम से जाना जाता है। और यह जो है वो भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। अगला पॉइंट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है वो सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अगला है वेदों की संख्या। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है वह 108 है। तो तीसरा नंबर सेट समाप्त होता है। चौथे सेट की शुरुआत इसके अगले भाग में किया जाएगा।